सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर देखेंगे, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर.डी. शर्मा बुक की क्लास 11 का। ओके, सो बाकी सारे क्वेश्चंस देखेंगे, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। ये 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना 1 से लेकर 20 तक। इसका ऑलरेडी मैं सोल्यूशन दे चुकी हूँ। ओके, और अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी क्लियर कर लो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो देखो, जैसे ऑलरेडी मैं बोलती हूँ, जितने भी क्वेश्चन आप सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं बने तो देन इसका सोल्यूशन देखो। ओके, सो क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो क्या, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू फेल इन एन एग्जामिनेशन इज 1/5 गिवन है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया गया है 1/5। देखो ए आपका इवेंट ले लिया गया है टू फेल इन एन एग्जामिनेशन। ओके, इन द सिमिलर वे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, दैट इज 3/10। So B is also an event to fail in an examination. उसकी probability given है 3/10. Okay. Then the probability that either A or B fail is, and these are the options. देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है, probability of A और probability of B given है। A और B आपका दो इवेंट ले लिया गया to fail in an examination, और आपको किसका probability फाइंड आउट करना है। देखो that either A fails or B fails, either और का कंडीशन है, यानी कि अगर A फेल होता है तो B पास होगा, ये आपका कंडीशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर बी फेल होता है तो ए पास होगा, यही है ना इसका मीनिंग। प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी फेल इज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको गिवन है, दैट इज 1/5 टू फेल इन एन एग्जामिनेशन। अगर मैं बोलूं इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्लियर हो रहा है, ए डैश या फिर हम लोग ए बार से इसको डिनोट करते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी ये है, अगर आपका फेल होने की प्रोबेबिलिटी तो पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी ऑफ ए। ये आपको फॉर्मूला क्लियर हो रहा है। सपोज देखो यहाँ पर कोई इवेंट है, सपोज कर लो ए, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले लेते हैं, दोनों का सम इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकाल रहे हैं, यानी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, और इसको सिंपली वैल्यू पुट अप करो, ये आपका क्या आ जाएगा 4/5। ये आपका इवेंट निकल गया ए डैश का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मिल गया, इट मींस दैट टू पास इन एन एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी मिल गई। इन द सिमिलर वे बी आपका एक इवेंट था टू फेल इन एन एग्जामिनेशन, ये आपका गिवन था 3/10। तो बी इवेंट का भी अगर हम निकाल लें, इसका पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस पी बी। सिमिलर जैसे यहाँ पर ये वाला किए हैं उसी तरह से यहाँ निकलेगा। तो यहाँ पर आप बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3/10 एंड विच इज इक्वल टू 7/10। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकल गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश भी फाइंड आउट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन पे आता है ये वाला पॉइंट, आप देखो जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करी थी कि दैट ईदर ए और बी फेल्स, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए फेल, सपोज कर लेते हैं ए फेल हो जाता है, जिसको हम लोग इवेंट ए लिए जैसे ऑलरेडी गिवन था, इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश लेंगे। ओके, सो इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश हो गया, बी डैश आपका क्या लिए हो, टू पास इन दैट एग्जाम। ओके, इन द सिमिलर वे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ क्या लिए थे कि व्हेन ए फेल होता है तब की बात, अगर सपोज कर लो बी फेल हो जाए तब, बी एक इवेंट था फेल इन एन एग्जामिनेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई थी, तब ए आपका पास होगा यानी ए डैश। तो ये क्लियर हो रहा है ना, ए डैश और बी, बी डैश, ये सारा इवेंट क्या है, देखो ए और बी वो इवेंट हो गए टू फेल इन एन एग्जामिनेशन, और ए डैश और बी डैश क्या लिए है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी उस एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, और ये वाला जो आपको लिखे हैं, ये वाला लाइन, ये क्या है कि ईदर ए फेल, अगर ए फेल होता है देन बी पास होगा, तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, प्लस व्हेन बी फेल ए पास। तो ये वाला लाइन आपको क्लियर हुआ, ये क्यों लिखे हम लोग। ओके, अब इसको सारी की वैल्यू पुट अप करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने अभी देखा 1/5, और इंटरसेक्शन है, इसका मीनिंग है मल्टीप्लाई। देखो ये सारी चीजें भी मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो यहाँ मैं दोबारा से यहाँ बता देती हूँ, कभी भी आपको और दिखे इसका मतलब होता है यूनियन, और प्लस करते हैं, प्लस होता है उसका मीनिंग, है ना। और कभी भी एंड दिखे इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, दैट इज मल्टीप्लाई। तो ये आपका कुछ बेसिक टर्म्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कभी भी रहेगा मतलब मल्टीप्लाई, और यूनियन कभी भी रहेगा मतलब कि प्लस,
ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखिए, इंटरसेक्शन मीनिंग आपको क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई देंगे, बी डैश की वैल्यू क्या थी 7/10, ओके, और प्लस में यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आपका वैल्यू क्या है 4/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है यहाँ पर देखो 3/10, ओके, तो इसको सिंपली सॉल्व करो एंड यू गेट द आंसर। यहाँ पर देख रहे हैं आपका 7/50 आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो 7/50 और प्लस में क्या रहेगा, और यहाँ पर देखो 12/50, 12/50 इसको ऐड करो, दैट इज 19/50 इज योर आंसर, गॉट इट। सो ऑप्शन में आप चेक करो 19/50, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व किया। देखो पी ए और बी आपका इवेंट था फेल होने की, उसी तरह से ए डैश और बी डैश लेनी है पास होने की प्रोबेबिलिटी, ओके, और एज पर क्वेश्चन इसको सॉल्व किए हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ देखो क्या, अ बॉक्स कंटेन 10 good articles and 6 defective articles. One item is drawn at random. The probability that either it is good or a defective article. देखो एक बॉक्स है, एक बॉक्स ले लेते हैं, ओके, ये आपको समझ लो बॉक्स है और इसमें 10 गुड आर्टिकल और 6 डिफेक्टिव आर्टिकल रखा हुआ है। आपको उस बॉक्स से एक आइटम निकालना है और आपको ये इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है दैट इधर इट इज गुड और अ डिफेक्टिव आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करें, यानी बॉक्स में टोटल कितने आर्टिकल हैं, तो टोटल आपका 16 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये कितने हैं टोटल, दैट इज 16, 10 + 6, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब एक आइटम निकालते हैं उस बॉक्स से, सो वो आइदर गुड होगा या डिफेक्टिव होगा आर्टिकल, ये बताना है। सपोज कर लो ए कोई इवेंट ले लेते हैं, ड्रॉइंग अ गुड आर्टिकल, ड्रॉइंग अ गुड आर्टिकल, ठीक है, और बी कोई ले लेते हैं ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव आर्टिकल, बी दूसरा इवेंट ले लिए हैं ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव आर्टिकल, ठीक है। तो ये क्लियर है ना, दो इवेंट ले लिए, ए ले लिए ड्रॉइंग अ गुड आर्टिकल और बी एक इवेंट ले लिए ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव आर्टिकल, ओके। अब देखो आपको क्या बोला गया है कि जो एक आइटम निकाले हैं वो आइदर गुड है या डिफेक्टिव पीस है, इधर और वाला कंडीशन है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है। देखो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या रहता था, तो यहाँ पर देखो ये ए यूनियन बी का आपको मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, वैसे एलिमेंट्स हो जाते थे जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, यानी इधर और, जब भी और वाला वर्ड यूज हो जैसे मैंने बताया उसका मतलब होता है यूनियन। तो इसका फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। अब यहाँ देखो ये जो दोनों इवेंट है ए और बी, ये क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब बोलते थे, वैसे दो इवेंट को बोलते थे जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर देख रहे ए आपका इवेंट है गुड आर्टिकल वाला और बी इवेंट है आपका डिफेक्टिव आर्टिकल वाला, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, इट मींस दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके। दोनों के इंटरसेक्शन में यानी दोनों इवेंट में कोई कॉमन नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये क्या निकल जाएगा, सिंपली इसका वैल्यू पुट अप करो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ देखो ए इवेंट में कितने आर्टिकल्स थे, 10 थे, तो ये हो गया 10 और डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम्स टोटल यानी 16, 10/16, ये क्लियर है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि डिफेक्टिव आर्टिकल वाले कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो 6 है और डिवाइड बाय पॉसिबल टोटल यानी टोटल 16 है, ओके। तो इसको सिंपली ऐड कर दो, दैट इज 16/16 which is equal to 1 is your answer. That probability of getting either a good or a defective article. ऑप्शन में आप चेक कर लो 1 है क्या, देखो ऑप्शन में 1 नहीं है, 16/16 भी नहीं है, तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज उसकी वैल्यू 1 है और 64/64 इसी की वैल्यू 1 होती है और बाकी सब तो नहीं होगा, ओके। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 22। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23, ओके, यहाँ देखो क्वेश्चन रीड करो, 3 इंटीजर आर चूजन एट रैंडम
फ्रॉम द फर्स्ट 20 इंटीजर द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज इवन। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एंड दीज आर द ऑप्शन। तो देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट 20 इंटीजर बोला गया, यानी कोई भी 20 इंटीजर है उसमें 3 इंटीजर को हम लोग पिक करते हैं और बताना है कि वो जो आपका इंटीजर आएगा उसका प्रोडक्ट इवन होना चाहिए और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बताओ टोटल नंबर ऑफ, तो देखो 20 इंटीजर में आप क्या कर रहे हो, 3 इंटीजर को पिक कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो यानी 20C3 ये आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा 20C3, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोले तो इसको सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 20 माइनस 3 दैट इज 17। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और आपका डेनोमिनेटर में भी 17 फैक्टोरियल था तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है। अब ये देखो 3 2 जा 6 6 3 टाइम्स है ना, तो ये आ गया आपका 19 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 1140। सो ये क्लियर हो गया ना, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कि 20 इंटीजर में आप जब 3 इंटीजर को पिक करते हैं तो कितने वेज हो सकते हैं, दैट इज 1140। ओके, अब देखो 20 इंटीजर है तो आपको ऑलरेडी पता है कि 20 इंटीजर में 10 हो जाएंगे इवन इंटीजर और 10 हो जाएंगे ऑड इंटीजर। कोई भी कंसेक्यूटिव आप 20 इंटीजर को ले लो, सपोज 1 से लेके 20 तक ही ले लेते हैं, तो उसमें 10 इवन होंगे और 10 ऑड होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है, तो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ 20 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में 10 इवन रहते हैं और 10 ऑड रहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 20 कोई भी आप कंसेक्यूटिव 20 इंटीजर लोगे तो उसमें 10 इवन रहेगा 10 ऑड रहेगा। अब देखो आप प्रोबेबिलिटी इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जो भी आप 3 इंटीजर पिक करोगे उसका प्रोडक्ट इवन होना चाहिए। तो सपोज कर लेते हैं कि जो हम लोग 3 इंटीजर पिक कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं वो तीनों ऑड हो, है ना। तो यार सपोज कर लेते हैं, सपोज taking 3 integers which are odd। ठीक है, तो सपोज कर लो हम लोग 3 इंटीजर को पिक किए और तीनों इंटीजर ऑड है, तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ द ऑड इंटीजर इज ऑलवेज ऑड, है ना। तो सपोज टेकिंग 3 इंटीजर विच आर ऑड, तो यहाँ पर देखो द प्रोडक्ट ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑलवेज ऑड। The product of odd integer is always odd। ठीक है, ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर हो रहा होगा कि सपोज कर ली कि तीनों इंटीजर जो हम लोग चूज किए वो तीनों ऑड है और आपको ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑलवेज ऑड। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ दी ऑड इंटीजर। जैसे आपको क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटीजर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑड इंटीजर को फाइंड आउट कर लेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो इवन वाला निकल जाएगा ना। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको क्लियर हो रहा है कि कभी भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे कि फेल वाला की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, पास वाला का निकालना था, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकाल दिया, यानी 1 से माइनस कर दिए सिंपली। तो सिंपली हम लोग ये वाले क्वेश्चन में भी वही करने वाले हैं। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑड इंटीजर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बताओ। देखो आपको ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि कंसेक्यूटिव इंटीजर में 10 इवन होते हैं 10 ऑड होते हैं, तो 10 ऑड इंटीजर ही है। ओके, तो यानी 10 ऑड इंटीजर में आप 3 इंटीजर को पिक किए हो और ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड विद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, यानी कि 20C3 जो आप यहाँ निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसकी वैल्यू क्या है 1140। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 10C3 है यानी कि 10 फैक्टोरियल ऊपर में हो जाएगा, तो इट कैन बी राइट एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और आपका डेनोमिनेटर में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 लिख देते हैं और 10 माइनस 3 दैट इज 7 फैक्टोरियल। ओके, तो ये सिंपली कैंसिल आउट कर दो और डिवाइड बाई क्या था 20C3 यानी इसकी वैल्यू अभी तुरंत हम निकाल चुके हैं दैट इज 1140। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इसको 3 टाइम्स कर दो कैंसिल, ये हो गया 4 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर देखो
120 बाई 1140। सो ये क्लियर है ना, ये निकल गया आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑड इंटीजर, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ पर जैसे आपको इवन इंटीजर का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना था, उसका प्रोडक्ट इवन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करिए कि लेट वो तीनों इंटीजर ऑड हैं, और आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ऑड इंटीजर इज ऑलवेज ऑड। कोई भी ऑड इंटीजर हो सकता है, जैसे सपोज कर लो 1 3 5 है ना, इसको मल्टीप्लाई करो 15 आएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5। तो देख रहे हैं कि कभी भी कोई भी हम लोग ऑड इंटीजर ले लें, उसका प्रोडक्ट करें तो वो ऑलवेज इट गिव्स अ ऑड नंबर। तो उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑड इंटीजर दैट इज द फेवरेबल आउटकम्स। टोटल ऑड इंटीजर कितने हैं 20 में 10 ऑड हो गए, 10 इवन हो गए। तो 10 में 3 हम लोग पिक कर रहे हैं, तो 10C3 डिवाइड बाय 20C3 दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये हो गया। अब आपको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करना है, दैट प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटीजर्स, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, यानी 1 माइनस ऑफ 120 बाई 1140। तो ये क्लियर हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट अगर ऑड इंटीजर का गिवन है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो 1 से माइनस कर देंगे तो इवन वाला आ जाएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व कर दो। और यहाँ पर देखो 120 माइनस करते हैं ये वाले से एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा क्या 11020 और डिवाइड बाय 1140। इसको सिंपली सॉल्व कर दो। देखो 2 टाइम्स कैंसिल आउट करते हैं, 251 और इधर पे भी 257 और कैंसिल आउट होगा क्या 3 से फिर से कैंसिल आउट कर दो, 3 1 सा 17 टाइम्स और इधर पे 19 टाइम्स। ठीक है, तो यानी 17 बाई 19 इज योर आंसर। क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटीजर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 17 बाई 19। तो ऑप्शन में आप चेक कर लो 17 बाई 19 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्या बोला गया था, 20 इंटीजर है, उसमें आपको ऑलरेडी पता है 10 इवन होते हैं 10 ऑड होते हैं। तो 20 में से आप 3 को पिक कर रहे हो, 3 को चॉइस कर रहे हैं, तो इसीलिए 20C3 लिखे हैं। ओके, और उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ऑड इंटीजर निकाले, फिर इवन निकल गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवन। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे भी देखो इंटीजर की बात हो रही है कि आउट ऑफ 30 कंसेक्यूटिव इंटीजर 2 आर चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड। देखो क्या बोला गया है, 30 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, उसमें 2 को आपको चॉइस करना है और वैसा इंटीजर आपको लेना है 2 कि उसका सम क्या होना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज 30C2 हो जाएगा, बिकॉज 30 में आप 2 को निकाल रहे हो, 2 को चॉइस कर रहे हो 2 इंटीजर को, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30C2। इसकी वैल्यू सिंपली फाइंड आउट करो। कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं तो 30 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल रहेगा, और 30 माइनस 2 दैट इज 28 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 30 फैक्टोरियल इट कैन बी रिटन एज 30 into 29 into 28 फैक्टोरियल। तो यहाँ से सिंपली ये कैंसिल आउट करो। यहाँ पर देखो ये क्या आ गया 15 into 29 एंड विच इज इक्वल टू, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो या फिर रहने दो, इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 15 into 29। ठीक है, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, यानी इस प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो जब लिखते हैं ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डेनोमिनेटर में, तो वो आपका फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या कैसा 2 नंबर लेना है कि दोनों का सम ऑड होना चाहिए। अब बताओ कि कब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 2 नंबर का 2 इंटीजर का सम ऑड आए। एक ही पॉसिबिलिटी है कि सम ऑफ एनी इंटीजर इज ऑड इफ वन ऑफ देम इज इवन एंड वन ऑफ देम इज ऑड। अब खुद चेक कर लो, कोई 2 इवन नंबर को लेते हैं, सपोज 2 और 4 है ना, 2 4 को ऐड करो 6 आएगा, वो क्या इवन वो क्या ऑड है, नहीं ना, इवन है ना। तो देख रहे कभी भी 2 इवन नंबर को ऐड करते हैं तो ऑड नंबर नहीं आता है, इवन ही आता है। और अगर हम कोई इवन नंबर ले ले और एक ऑड नंबर ले ले, कोई भी इवन ले लो 2 ले लो और एक ऑड ले लेते 3, ऐड किए 5 आया, ये एक ऑड नंबर है। कोई और ले लेते हैं, सपोज 6 है, इवन नंबर है, और एक ऑड नंबर ले लो, सपोज ले लो कोई भी 13 ले लो, इसको ऐड करो 19 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये एक इवन नंबर ले लिए और ये ऑड हो गया, तो इसको ऐड किए तो क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो ऑलवेज रिमेम्बर कभी भी कोई 2 इंटीजर लेते हैं
उसका सम ऑड तभी पॉसिबल है व्हेन वन इज इवन एंड अनदर वन इज ऑड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं लिख भी देती हूँ, देखो selected integer is odd, one of them is even and the other one is odd। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है ना कि कभी भी कोई दो इंटीजर को सम निकालते हो उसका ऑड नंबर तभी पॉसिबल है जब एक इवन हो और एक ऑड हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर बताओ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, देखो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ना, सम ऑफ इंटीजर इज ऑड है ना, तो यानी फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आप निकाल चुके हो। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखो जैसे मैंने बताया प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि 20 अगर 20 इंटीजर को लेते कंसेक्यूटिव लगातार है तो उसमें 10 आपका इवन हो जाएंगे, 10 ऑड हो जाएंगे। उसी तरह 30 इंटीजर है, 30 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेते हैं, 30 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो इसमें क्या रहेगा 15 आपका इवन रहेगा, ओके, और 15 ऑड रहेगा। ठीक है ना, तो यहां भी देखो हम लोग को दो ऐसा इंटीजर लेना है कि एक इवन होना चाहिए एक ऑड होना चाहिए, तो आपको 30 में 15 इवन है यानी 15 C1, 15 में से एक इंटीजर आप पिक किया होगा, और 15 ऑड होता है यानी मल्टीप्लाई 15 C1, 15 C1। क्लियर हो गया ना कि एक इवन ले रहे हैं तो इवन आपका इंटीजर 15 है यानी 15 C1, और ऑड ले रहे हैं तो 15 C1। अब मल्टीप्लाई क्यों किया ये भी क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई हम लोग क्योंकि देख रहे हैं दो इंटीजर को चूज कर रहे हैं ना उस 30 कंसेक्यूटिव इंटीजर में, यानी दोनों आपको चॉइस करना जरूरी है, इसीलिए मल्टीप्लाई किए। जहां आइदर और की केस आती है ना तब हम लोग प्लस यूज करते हैं, यहाँ तो इवन इंटीजर भी आपको चॉइस करना है एक ऑड भी, यानी एंड वाली बात हो रही है ना। तो ये ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, कभी भी और का केस रहे या तो ये या तो वो और, है ना, इधर और, तब हम लोग प्लस यूज करते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं अब दोनों इंटीजर आपको चाहिए, एक इवन चाहिए एक ऑड चाहिए, एंड यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो हम लोग एंड यूज कर रहे हैं ना, इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर आपको दोनों लेना है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई यूज किए यहाँ पर। ये क्लियर हो गया। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 15 इंटू 15, इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करो या फिर रहने दो 15 इंटू 15 ही रहने देते हैं, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स आ गया। क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द डिजिट इज सम इज ऑड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स यानी ये वाला 15 इंटू 15 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जितने कितने निकले हैं 15 इंटू 29, तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं सिंपली। यहाँ देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 15/29 इज योर आंसर। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इंटीजर whose sum is odd is 15/29। ओके, सो ऑप्शन में चेक कर लो 15/29, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो ये सारी जो हम लोग सेंटेंस लिखते जा रही हूँ ना मैं, ये याद रखना कि कभी भी अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात हो तो हाफ इवन होते हैं हाफ ऑड होते हैं। जैसे यहाँ 30 की बात थी तो 15 इवन हो गए 15 ऑड हो गए। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 20 कंसेक्यूटिव इंटीजर था यानी 10 इवन 10 ऑड। ओके, और ये भी लाइन याद रखना कि कभी भी कोई दो इंटीजर का सम ऑड तभी पॉसिबिलिटी है व्हेन वन इज इवन एंड अनदर वन इज ऑड। गॉट इट? ओके सर, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो आज देखो हम लोग 30 क्वेश्चन तक ही करते हैं, 21 to 30, बस 10-10 क्वेश्चन करके डेली करेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट आई थिंक 40 क्वेश्चन है, तो 31 to 40 उसका एक और वीडियो आ जाएगा कल। ओके, सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन देखो खुद से अटेम्प्ट करो। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल है और 4 व्हाइट बॉल्स है एंड 3 रेड बॉल्स। ओके, तो एक बैग है, इसमें आपका ब्लैक बॉल दे दिया गया है, कितना है 5 है, व्हाइट बॉल क्या कितना है देखो 4 है, और रेड बॉल है आपका 3।
यानी टोटल की बात करें तो टोटल ऐड कर लो कितने हैं 7 और 5 दैट इज 12। यानी ये आपका एक बैग है जिसमें ये टोटल 12 बॉल है और ये 3 डिफरेंट कलर्स है दैट इज ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। ओके, अब देखो इफ अ बॉल इज सेलेक्टेड रैंडम वाइज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक और रेड कलर। देखो क्या बोला गया है कि एक बॉल को उस बैग से पिक करते हैं, आपको बताना है कि आइदर वो ब्लैक हो या तो रेड हो, उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो सबसे पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ, हम लोग सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे नहीं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ बताओ 12 बॉल में आप क्या कर रहे हो, एक बॉल पिक कर रहे हो, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 12C1। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं वही चीज वेज, ये क्या हो जाएगा 12C1। तो ये क्लियर होना है ना, ये कैसे लिख रहे हैं। देखो बैग में आपका 12 बॉल है और उसमें से हम लोग एक पिक कर रहे हैं, तो 12C1 है ना, तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक और अ रेड बॉल। तो यहाँ पर देखो आपका ब्लैक बॉल कितना है 5 है और रेड बॉल है 3। यानी आपको वैसे पॉसिबिलिटी निकालना है कि जो हम लोग बॉल पिक करेंगे आइदर वो ब्लैक हो या तो रेड हो। सो यहाँ पर देखो क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक ही बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सपोज कर लिए कि ब्लैक बॉल, अब एक बॉल पिक की और वो ब्लैक बॉल आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग या फिर गेटिंग अ ब्लैक बॉल, इसकी क्या आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बताओ। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपका न्यूमरेटर में रहता है, तो टोटल यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक बॉल 5 है, तो 5C1 और डिवाइड में क्या रहेगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि 12C1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5/12। ये कब आया व्हेन गेटिंग अ ब्लैक बॉल, चूजिंग अ ब्लैक बॉल। उसी तरह हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं चूजिंग अ रेड बॉल, चूजिंग अ रेड बॉल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यानी 3 रेड बॉल में एक अगर रेड बॉल आ गया तो 3C1 और डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम यानी 12C1। ओके, दैट इज 3/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ओके, अब ये हो गया जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया था। देखो यहाँ पर और वर्ड यूज हो रहा था ना, जैसे मैंने बताया और मतलब क्या होता है प्लस। ठीक है, या तो ब्लैक बॉल आ जाए या तो रेड बॉल आ जाए, और वर्ड यूज हो रहा है ब्लैक और रेड। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं प्लस, यानी अब ब्लैक बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए, रेड बॉल के लिए भी निकालिए, अब दोनों को ऐड कर दो सिंपली। इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/12 प्लस 3/12। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हम लोग प्लस कर रहे हैं कब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना कि प्लस हम लोग क्यों कर रहे हैं और कब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और वाला कभी भी वर्ड यूज हो तो आपको प्लस करना है, एंड यूज हो यानी दोनों जरूरी है तब हम लोग मल्टीप्लाई यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली ऐड कर लेते हैं। देखो 8/12, इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, यानी 2/3 इज योर आंसर। ओके, सो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 25। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जैसे बैग में आपको कुछ बॉल थे, आपको एक बॉल पिक करना है, सिंपली आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट इट इज आइदर इट इज अ ब्लैक बॉल और अ रेड बॉल। तो हम लोग अलग अलग केस निकालिए कि ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, फिर रेड बॉल, फिर दोनों को ऐड करनी है। ऐड क्यों की है, बिकॉज और है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो यहाँ डाइस की बात आ रही है कि 2 डाइस को थ्रो करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ एस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। एस कुछ नहीं है, सिंपली एस किसको बोलते हैं, कार्ड में एस यानी पहला वाला कार्ड रहता है ना इक्का, तो उसी तरह डाइस में पहला वाला नंबर यानी 1। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इट मींस दैट हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो देख रहे हैं 36 आउटकम, तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो एक डाइस को थ्रो किए तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर 6, आइदर इट विल बी 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, दूसरे में भी 6। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन थ्रोइंग 2 डाइस क्या हो जाएगा 6 into 6 दैट इज 36। ये क्लियर है। अब देखो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है गेटिंग अ पेयर ऑफ डाइस। सपोज कल ई बी द इवेंट गेटिंग अ पेयर ऑफ एस, है ना,
यानी पेयर ऑफ एस आने की क्या पॉसिबिलिटी, यानी कि दोनों डाइस में 1 आने की क्या पॉसिबिलिटी। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखो, हाँ, तो यहाँ पर देखो एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस में आपका 1-1 आ जाए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, देख रहे हैं 1-1 है ना, 1-1 यही एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। So probability of getting a pair of dice, that is E, is equal to favorable outcomes और divide by total number of sample space, है ना। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 है। देखो एनी इसकी कितनी वैल्यू, एक ही पॉसिबिलिटी है ना, तो एनी की वैल्यू यहाँ पर 1 है और डिवाइड बाई 36, तो 1/36 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। पॉसिबल आउटकम्स हो गए 36 और पेयर ऑफ एस की बात थी तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये देखो क्या है, एन अर्न कंटेन्स 9 बॉल। देखो एक अर्न में आपका 9 बॉल है, ये गिवन है, ठीक है, 9 बॉल है, विच 2 ऑफ विच आर रेड। अब देखो ये 9 बॉल में क्या है, 2 रेड है, ओके, 3 ब्लू बॉल है और 4 ब्लैक, यानी 4 ब्लैक बॉल है। ये टोटल 9 हो गए, तो ये 9 बॉल में ये 3 डिफरेंट कलर्स के बॉल हैं। ओके, सो ये हो गया। अब देखो 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। देखो क्या बोला गया है कि एक अर्न में आपका ये 9 बॉल है, आपको 3 बॉल अब पिक करना है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट क्या करना है कि तीनों जो बॉल होंगे आर ऑफ सेम कलर, तीनों बॉल क्या होना चाहिए, सेम कलर के हो जाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें, ये क्या आ जाएगा। तो टोटल देख रहे हैं आपका 9 बॉल है, 9 में से आप क्या करना है, आपको 3 बॉल को सेलेक्ट करना है, यानी 9C3। तो इसको सिंपली सॉल्व कर दो, 9C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 लिख देते हैं, और 9 माइनस 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल। ओके, और 9 फैक्टोरियल इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब ये 6 फैक्टोरियल सिंपली कैंसिल आउट कर दो, और इधर पे देखो 3 टाइम्स ये चला गया और इधर 4 टाइम्स, है ना, यानी कि 12 और 12 7 जा 84। सो ये निकल गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 84। अब क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, दे आर ऑफ सेम कलर, यानी तीनों बॉल जो हम लोग पिक करेंगे उस ऑन से तीनों बॉल क्या होना चाहिए, सेम कलर का होना चाहिए। अब यहाँ देखो 3 बॉल आप पिक कर रहे हो ना, रेड में तो 2 ही बॉल है, तो रेड तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता कि वो 3 बॉल में आपका रेड आए, बिकॉज आपको वही सारे बॉल आपको पिक करना है कि तीनों आपका सेम कलर का होना चाहिए, और जबकि यहाँ तो रेड में 2 ही बॉल है, तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख देंगे, 3 बॉल आर ऑफ रेड कलर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ऐसा क्यों, बिकॉज इट हैज ओनली 2 रेड, ओनली 2 रेड बॉल। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है ना, देखो 3 बॉल को पिक कर रहे हैं, तीनों होना चाहिए सेम कलर का, रेड बॉल तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेड में सिर्फ 2 ही बॉल है। क्या करते हैं हम, ब्लू बॉल और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये क्लियर हो गया ना कि रेड बॉल तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि रेड से 2 ही बॉल है, तो ब्लैक और ब्लू हो सकता है। तो हम लोग ब्लू बॉल के लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखो प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ ब्लू कलर बॉल, ठीक है, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो टोटल ब्लू कलर के बॉल कितने हैं, देखो 3 है, 3 ब्लू कलर के बॉल है, और आपको उसमें से तीनों ब्लू कलर चाहिए, बिकॉज बोला गया है आपको वही सारे बॉल निकालना है, इट इज ऑफ सेम कलर, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल आपको 9 बॉल थे, दैट इज 9C3। ओके, तो यहाँ पर देखो 3C3, इसको आप सॉल्व करो, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 3 दैट इज 0 फैक्टोरियल, है ना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया, और डिवाइड बाई इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 84, तो ये आ गया 1/84। तो ये तो आपको पता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो ये निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू कलर बॉल। इन द सिमिलर वे अगर निकाल लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर बॉल। ठीक है, सो बताओ यहाँ ब्लैक कलर के बॉल कितने हैं, 4 हैं,
है ना। 4 में से अगर तीनों सेम कलर का होना चाहिए, यानी 3 बॉल ब्लैक हो गया, यानी 4c3 और डिवाइड बाई 9c3। इसको सिंपली सॉल्व कर दो। ये 9c3 क्यों लिखे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल 9 बॉल थे, उसमें से 3 पिक किए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाला आप 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 दैट इज 1 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो डिवाइड में आपका 84 होगा बिकॉज इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं यहाँ पर निकाल चुकी हूँ, 84 ये वाला है ना। सो यहाँ पर आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ये वाला देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 4 बाई 84, या फिर से कैंसिल आउट करते थे 1 टाइम्स, या फिर रहने दो, यहाँ भी 1 बाई 84 है, इसको भी कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 4 बाई 84 आ गया, गेटिंग अ ब्लैक कलर बॉल, और ये हो गया गेटिंग अ ब्लू कलर बॉल। अब बोला गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर, यानी ब्लू कलर की ये प्रोबेबिलिटी है और ब्लैक कलर की ये प्रोबेबिलिटी है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाई 84 और प्लस में 4 बाई 84। ठीक है, तो रेड कलर का तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज रेड तो 2 ही थे, है ना, जबकि आपको 3 बॉल निकालना है, सेम कलर का होना चाहिए, 5 बाई 84 इज योर आंसर। ठीक है, सो आप ऑप्शन में चेक कर लो 5 बाई 84, देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, देखो ये आपको टोटल, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालो कि सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स पॉसिबल है ना। तो यहाँ देख रहे थे 9 बॉल थे, उसमें से 3 बॉल निकाले तो 9c3, और आपको जो भी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग आप निकालो। सेम कलर की बात हो रही है तो सेम कलर का अलग अलग निकाल लिए, ब्लैक के लिए ब्लू के लिए, ये दोनों का ऐड कर दिए। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। So question number 28 देखते हैं। 5 person enter the lift cabin on the ground floor of an 8 floor house. Suppose that each of them independently and with equal possibility can leave the cabin at any floor beginning with the first. Then the probability that of all 5 person living at different floor, and these are the option. Okay. So यहाँ पर देखो क्या बोला गया, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। आपका 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो ये आपका बिल्डिंग सपोज करो, ठीक है, 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, सपोज ये ग्राउंड फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो देखो 5 पर्सन क्या है, ग्राउंड फ्लोर में लिफ्ट में एंटर करते हैं, यहाँ सपोज कल आपको लिफ्ट है तो यहाँ पर एंटर करते हैं 5 पर्सन। ओके, और आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करने की, दैट ऑल 5 पर्सन लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर, तो सारे पर्सन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फ्लोर में लिफ्ट से उतरेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो यहाँ बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो यहाँ देखो अगर 5 पर्सन है ना, तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर को कंसीडर नहीं करें, ग्राउंड फ्लोर को कंसीडर नहीं करें, यानी बाकी आपको कितनी पॉसिबिलिटी बची, बाकी 7 फ्लोर बचे ना, कि 7 फ्लोर में कहीं भी आपका कोई भी पर्सन निकल सकता है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स बोला। अगर पहले 5 पर्सन है तो पहले पर्सन के लिए 7 ऑप्शन है कि वो कोई भी 7 फ्लोर में निकल सकता है, लिफ्ट से बाहर आ सकता है। उसी तरह की दूसरे वाले पर्सन के लिए भी 7 ऑप्शन है ना। तो इन द सिमिलर वे 1 2 3 4 5, ये तो क्या हो गया इसमें 5 पर्सन के लिए, सबके लिए 7 ऑप्शन है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 7 टू द पावर 5। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इफ ground floor is not considered, देखो if ground floor is not considered then the total possible outcomes it will be 7 to the power 5। 5 पर्सन है तो पहले पर्सन के लिए 7 ऑप्शन होंगे, 7 फ्लोर में कोई भी फ्लोर में वो उतर सकता है लिफ्ट से। दूसरे के लिए भी 7 ऑप्शन, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए भी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आई होप क्लियर हो गया होगा, 7 टू द पावर 5। अब देखो क्या बोला गया कि 5 पर्सन क्या है ना, लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर, उसकी आपको क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ बताओ फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स दैट ऑल 5 पर्सन, यहाँ देखो ऑल 5 पर्सन कैन लीव
7 floors differently. ठीक है, at all 5 person living at different floor, यानी 7 फ्लोर है तो यानी 7p5. ओके, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स यानी 7p5 और टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी 7 to the power 5. ठीक है, तो अब ये ऑप्शन में चेक कर लो. यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. 28 का ए होगा. देखो 7 फ्लोर, आपको टोटल 8 फ्लोर का बिल्डिंग था. ग्राउंड फ्लोर में वो लोग एंटर हो रहे थे, 5 पर्सन थे, तो हर पर्सन के लिए आपको 7 ऑप्शन हो गया. तो इसलिए 7 into 7 into 7 करके 5 टाइम्स लिख दी 7 to the power 5. ये क्लियर हो गया. अब देखो फेवरेबल आउटकम्स यानी 5 पर्सन लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर, तो उसके लिए आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया 7p5. ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 28. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29. अब यहाँ देखो क्या है, अ बॉक्स कंटेन 10 गुड आर्टिकल्स एंड 6 विद डिफेक्ट, 1 आइटम इज ड्रॉन. देखो ये तो आई थिंक अभी तुरंत ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना अभी. आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 22 था. यहाँ पर आप देख सकते हो. यही वाला. सो कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखोगे ना ये वाले एक्सरसाइज में या फिर बाकी में भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है. जैसे हम लोग प्रीवियस में भी देखे थे ना क्वेश्चन नंबर 10 और आई थिंक 20, वो दोनों सिमिलर क्वेश्चन. तो यहाँ भी देख रहे 22 और 29 सिमिलर क्वेश्चन है. तो मैं 29 सॉल्व नहीं कर रही हूँ, वही वाला तो सेम क्वेश्चन ही है ना. ये आप देख सकते हो सिमिलर है बिल्कुल. यहाँ पर 1 आ जाएगी वैल्यू. आप मैं लिख देती हूँ सेम एज क्वेश्चन नंबर 22. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. ओके, यहाँ देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 30. ओके, सो यहाँ भी एक बॉक्स है, कंटेन 6 नेल्स. देखते हैं यहाँ पर देखो क्या क्या है. एक बॉक्स में आपका 6 नेल्स है और नट है 10. ठीक है, हाफ ऑफ द नेल. अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप ध्यान से आप खुद से अटेम्प्ट करो. सबसे पहले देखो क्या बोला गया है कि एक बॉक्स में नेल है 6 और नट्स है 10. हाफ ऑफ द नेल एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड. तो ये आपको क्लियर होना है ना कि टोटल आपको नेल्स बॉक्स में 6 है तो हाफ उसका 3 हो गया और नट्स है 10 तो इसका हाफ हो गया 5. ओके, जो खराब हो गया. अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड और इट इज अ नेल. या तो वो रस्टेड होना चाहिए, खराब वाला निकलना चाहिए हम लोग जो पिक करेंगे एक आइटम, या तो वो नेल होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बोले तो कितना हो जाएगा, 10 + 6 16. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ये हो गया 16. ओके, अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ रस्टेड आइटम यानी खराब वाला आइटम हाफ ऑफ थे ना, यानी हाफ ऑफ क्या हो गया 3 और +5 8. टोटल नंबर ऑफ रस्टेड आइटम्स ये कितने हो गए 3 + 5 डेट इज 8. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये दोनों लाइन कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 16 है और टोटल नंबर ऑफ रस्टेड आइटम 8 है. ठीक है, अब बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा. देखो बॉक्स से आप एक आइटम को पिक कर रहे हो ना, यानी टोटल है 16 तो 16C1 हो जाएगा. इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होगा, 16 वेज. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड और अ नेल. या तो वो खराब वाला होना चाहिए या तो वो नेल होना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं ना, रस्टेड आइटम को कुछ लेट कर लेते हैं. तो यहाँ सपोज कर लो, यहाँ देखो लेट आर विद इवेंट ऑफ रस्टेड आइटम, विद इवेंट्स ऑफ रस्टेड आइटम. ठीक है, और सपोज कर लो n ले लेते हैं, n विद इवेंट्स ऑफ नेल्स, गेटिंग अ नेल्स, है ना. तो ये क्लियर होना ना, ऐसा क्यों लिख रहे हैं. देखो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड एंड इट इज अ नेल. सो इसीलिए r ले लिए एक रस्टेड आइटम का इवेंट और n ले लिए इवेंट ऑफ नेल. ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट ईदर द आइटम इज रस्टेड
नेल। सो यही फाइंड आउट करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन ऑफ एन फाइंड आउट करना है। ये क्लियर हो रहा है? जैसे मैंने बताया ईदर और वाला कभी भी केस हो उसका मतलब होता है यूनियन। तो यूनियन जैसे मैंने बताया था, यूनियन कब यूज करते हैं? जब ईदर वाला कंडीशन, ईदर और वाला कंडीशन। यहाँ पर देख रहे हैं ईदर और वाला है ना, या तो रस्टेड हो या तो नेल हो, तो इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन एन निकालना है। अब इसका फॉर्मूला आप पढ़े हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एन। ये क्लियर हो रहा है? ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड आइटम, यहाँ पर देखो आर मतलब क्या? रस्टेड आइटम। रस्टेड आइटम कितने थे यहाँ पर टोटल? देखो 8 थे ना। अब बताओ अगर रस्टेड आइटम की हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक निकाल रहे हैं आइटम, तो उसके लिए क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम? 8C1। क्लियर हो रहा है? और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने हैं यहाँ पर? देखो यहाँ पर टोटल कितने थे? 16 थे ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 16C1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो रहा है? अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, एन क्या है? नेल है। टोटल नेल्स कितने हैं देख लो? 6 है ना, यानी 6 से आप एक निकाल रहे हो 6C1 और डिवाइड बाय 16C1। ओके, माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रस्टेड आइटम एंड नेल्स। एन मतलब नेल्स है ना, यहाँ देखो नट और नेल दोनों की बात हो रही। एन हम लोग यहाँ नेल्स वाले को लिए, बिकॉज नेल्स वाला निकालना है ना आपको। देखो रस्टेड एंड नेल्स, ठीक है। अब देखो उसकी क्या 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 फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं? या तो वो रस्टेड भी हो और नेल्स भी हो। इंटरसेक्शन यानी एंड वाला केस, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। द आइटम शुड बी रस्टेड एंड नेल्स। तो यहाँ आपको पता है कि आइटम रस्टेड भी है और वो नेल्स भी है। कितनी हो सकती है? तो यहाँ देख रहे हैं रस्टेड नेल्स की बात करें, यहाँ पर देखो रस्टेड नेल्स कितने थे? 3 थे ना, तो यही हो जाएगा 3C1 और डिवाइड बाय 16C1। आई होप आपको ईच स्टेप समझ में आया कि क्या क्या लिखे और क्यों लिखे हैं ये नंबर, है ना। तो देखो अगर हम लोग रस्टेड की बात करें तो टोटल रस्टेड आइटम 8 थे, इसीलिए 8C1। और नीचे में आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, दैट इज 16C1। ओके, ये क्लियर हो रहा है? अब एन हो गया आपका नेल्स, और ये वाला की आई होप समझ में आ गया होगा, रस्टेड भी होना चाहिए और नेल्स भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन। तो रस्टेड नेल्स कितने थे? यहाँ पर हम देख रहे 3 थे ना, तो इसलिए 3C1 लिखे। अब बाय दिस आप एक चीज यहां बोल सकते हो, दैट आर एंड एन आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये क्लियर हो रहा है? ये वर्ड तो अभी तक आपको दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस किए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले। 1 से 10 तक में सारे क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला ही था, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन एलिमेंट। यहाँ क्या देख रहे हैं? रस्टेड और नेल्स में दोनों तो कॉमन में था ना, कि वो रस्टेड भी हो, खराब हुई भी हो और नेल्स भी हो। तो वो कितने थे? 3 थे। यहाँ देखिए ना, 3 रस्टेड नेल्स आर देयर। ओके, तो वी कैन से दैट दीज 2 इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, सो सिंपली इसको सॉल्व कर दो बस। यहाँ तो देखो 8 आ गया, 8/16, और इधर पे आ गया 6/16, और इधर हो गया माइनस ऑफ 3/16। ऐड कर देते हैं 12, 13, 14 माइनस 13, दैट इज 11/16। ओके, सो ऑप्शन चेक कर लो 11/16। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई होप आपको ईच स्टेप समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, इसलिए मैं स्टेटमेंट भी लिख दी हूँ, तो कि आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रहने देते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करो, और टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो वहां ज्वाइन हो जाओ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। Stay tuned with my channel. Click the bell icon also so that you get the notification. Okay. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 40, वो देखेंगे। और आप बताओ, कमेंट करो कौन से चैप्टर अब आके आपको पढ़ना है, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिस।